चलिए आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है डेफिसिट के बारे में कि डेफिसिट क्या होता है। कल की क्लास में हमने इन तीनों डेफिसिट के बारे में बात की थी, ठीक है। और जो सार्वजनिक घाटा होता है इसका जो दूसरा नाम बताया जाता है, ये कौन सा बताया जाता है? बजट घाटा। कौन सा नाम? बजट। एक और घाटा आता है जिसको हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। क्या कहते हैं? फिजिकल डेफिसिट, या हिंदी में क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। कौन सा? राजकोषीय घाटा। जब बजट घाटा में ऋण भार को जोड़ देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। क्या अभी तक हमने जो लिया गया ब्याज है उसकी बात कर रहे हैं? ऋण का मतलब क्या होता है? लोन जो लेते हैं, ब्याज के ऊपर जो पैसा उठाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऋण, या कर्ज जिसको हम बोल देते हैं, कर्जा उठाते हैं। जैसे आपको मान लो नया सेटअप करना है, ठीक है, कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी, जैसे मुर्गा फार्म कर रहे हो तो आपको लगभग 50 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। एकदम से 50 लाख तो नहीं होंगे, आप क्या करोगे? बैंक के पास जाकर लोन लेते हो, या फिर किसी ऐसे बड़े परिवार के पास जाकर उससे पैसा उधार लेते हो। वही क्या होता है? ऋण, ठीक है। तो यहां पर अगर ऋण भार को भी जोड़ दिया जाता है तो वो हमारे पास क्या आएगा? फिजिकल डेफिसिट। और किसके अंदर जोड़ेंगे? बजट घाटा, या फिर सार्वजनिक जो घाटा होगा। यानी कि पहले वाले जो दो घाटे आए थे उन दोनों घाटों को जोड़ लो और उसके अंदर क्या जोड़ दो? जो हमने ब्याज के ऊपर पैसे उठाया है, और वो सारा कंप्लीटली जोड़कर हमारे पास क्या निकल के आएगा? फिजिकल डेफिसिट। अगर जिस देश का फिजिकल डेफिसिट ज्यादा है वो देश तरक्की नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आपकी इनकम ज्यादा नहीं हुई तो आपकी लाइफ के अंदर भी फिजिकल घाटा हो सकता है, ठीक है। अब क्या करोगे? खर्चा पूरा करने के लिए क्या करोगे? ब्याज के ऊपर पैसा लोगे। अगर ब्याज के ऊपर पैसा लोगे तो जो आपका घाटा है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है राजकोषीय घाटा सबसे प्रमुख घाटा है। इससे देश का राजकोषीय घाटा जो होता है जितना अधिक होगा देश की प्रगति उतनी ही अधिक बाधा आएगी, देश प्रगति नहीं कर पाएगा। और हमारा भी फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा बता रहे हैं, ठीक है। लगभग 4% ऑफ जीडीपी, जितनी हमारी जीडीपी है उस जीडीपी का 4% के आसपास बताते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा है। राजस्व घाटा कैसे निकाला जाता है? पूरा कुल एक्सपेंडिचर जितना आपने खर्च किया है, ठीक है, उसमें से निकाल देंगे किसको? राजस्व आय को। किसको निकाल देते हैं? राजस्व आय। अच्छा, यहां पर हमने कैपिटल इनकम क्यों नहीं ली? क्या इसके अंदर सरकार की देनदारी होती है? नहीं, इसके अंदर कोई भी सरकार की देनदारी नहीं होती। कैपिटल इन्वेस्ट जो हमारी पूंजीगत जो आय है, यानी कि कैपिटल इनकम या रिसिप्ट जो है, उसके अंदर सरकार को क्या होता है? देनदारी होता है। यानी कि जितना पैसा आपने बैंक के अंदर जमा किया है, कल भी मैंने बताया था, ठीक है। बैंक क्या करता है? कैशलेस के ऊपर काम करती है आजकल सरकार, क्योंकि सारा पैसा उन्हीं के पास घूमता रहे, एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में, या एक बैंक से निकलकर दूसरे बैंक में चला जाता है। तो वो वापसी तो देना होता है ना सरकार को, या बैंक वापसी तो रिटर्न तो करते ही है। या ऐसा होता है कि एक बार जमा करवा लिया, ठीक है, टाटा बाय बाय, कुछ नहीं मिलता? ऐसा होता है बैंक में? नहीं होता ना। खाल उधेड़ लेंगे, पैसा लिया है वापसी तो लेंगे ही, है ना। तो इसके अंदर सरकार के क्या है? कोई देनदारी नहीं होती। तो एक्सपेंडिचर से हमने क्या निकाल दी? एक तो आय, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। ये विनिवेश क्या होता है बता सकता है कोई? डिसइन्वेस्टमेंट, हाँ जी, जो विदेश से, गलत है, हाँ जी। डिसइन्वेस्ट क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा कि गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के 10% शेयर बेच दिया है, सुना है ना। अगर मान लेते हैं कोई भी कंपनी है, जैसे DHBVN, हरियाणा की कंपनी उठा लेते हैं हम। गवर्नमेंट कंपनी है कि प्राइवेट है? गवर्नमेंट है ना, बिजली महकमा है, ठीक है। अब सरकार ने क्या किया? सरकार यहां पर DHBVN महकमा ये कह रहा है कि हम घाटे के अंदर चल रहे हैं, तो सरकार अपना घाटा पूरा करने के लिए क्या करेगी? इस DHBVN के कुछ परसेंट यहां पर बेच देगी इसको, ठीक है। यानी कि इसका मान लो 100% में से इसका 20% हिस्सा बेच दिया, 20% जो हिस्सेदारी है वो किसी निजी क्षेत्र को दे दी, और उस निजी क्षेत्र से क्या लेगा? पैसा। और बाकी जो 80% आ रहा है वो भी सरकार के पास आएगा। तो वो जो 20% है ना, उसी को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्ट, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? डिसइन्वेस्ट, यानी कि विनिवेश करते हैं,
ठीक है, कई बार आपने सुना होगा पीछे ये एयरलाइंस वगैरह थी, ये बेच दी थी सरकार ने, ठीक है, कुछ 100% बेच दी थी, कुछ परसेंटेज के अंदर बेचती है। जो सरकार अपनी कंपनियों को जो बेचता है ना, उसी को हम कहते हैं डिसइन्वेस्ट, और उससे सरकार को क्या होती है? इनकम। क्या उस इनकम के ऊपर सरकार की कोई देनदारी होगी? अब 20% इससे ले लिया हमने, मान लो कोई भी है, जैसे मान लो एक मुनीस ने कोई कंपनी बनाई है, ठीक है, और मुनीस ने जो कंपनी बनाई है, ठीक है, वो मान लेते हैं बिजली, क्या करें ना, बिजली प्रॉफिट कंपनी, ठीक है, एक बिजली प्रॉफिट कंपनी खोल रखी है, और इस बिजली प्रॉफिट कंपनी ने इसका 20% हिस्सा खरीद लिया, ठीक है, और मुनीस ने क्या किया, 20% हरियाणा सरकार को दे दिया। क्या वापसी भी मुनीस को देगी हरियाणा सरकार? 40 करोड़ तक नहीं देगी, ठीक है। तो सरकार की क्या इस 20% के ऊपर कोई देनदारी है? नहीं, कोई भी यहां पर सरकार की देनदारी नहीं होगी। तो ये 20% किसके अंदर आ जाएगा? आपका विनिवेश, ठीक है। ये सरकार की क्या हो जाएगी? आपकी इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनकम, ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा होगा घर का खर्चा पाड़ने के लिए कुछ महिलाएं अपने जो आभूषण होती है उनको गिरवी रख देती है या बेच देती है, ठीक है। कई बार तो क्या गिरवी रखते हैं, पैसे ले लेते हैं, पैसे होते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगला ले गया, यही होता है ना, गिरवी रखना वगैरह, ठीक है। तो उसी तरीके से होता है ये चीज भी, ठीक है। तो सरकार अपना घाटा पूरा करने के लिए क्या करती है? डिसइन्वेस्ट। क्या करती है? डिसइन्वेस्ट प्लस लोन रिटर्न, ठीक है। जितना आपका लोन रिटर्न हो रहा है, ठीक है, उसके लोन रिटर्न के अंदर भी सरकार की कोई देनदारी नहीं होती, ठीक है। अगर ये सारी चीज इनकम जो है, ये सारी इनकम के प्रति सरकार की कोई भी देनदारी नहीं होती। ये जो राजस्व, विनिवेश और लोन रिटर्न है, इनके अंदर कोई भी देनदारी नहीं होती। और इस देनदारी को निकाल दें या इनकम को अगर निकाल देते हैं किसमें से? एक्सपेंडिचर से, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? असली वाला जो घाटा है, सरकार कितने घाटे में चल रही है, ये वास्तविक घाटा बताते हैं, इसको राजकोषीय घाटा। और यही राजकोषीय घाटा ही बताता है कि देश कितना ग्रोथ कर रहा है। अगर राजकोषीय घाटा ज्यादा है तो देश ग्रोथ नहीं करेगा। आप देखते हो कि जर्मनी क्या आज के समय एक डेवलप्ड कंट्री है, और जर्मनी आजाद कब हुआ था? 1991 के अंदर। जर्मनी जो आजाद होता है ये 1991 के अंदर। भारत आजाद कब होता है? 96 में बोल रहे हैं। वाह वाह मेरे देश के नौजवानों, है 1947 के अंदर इंडिया, और 1991 के अंदर जर्मनी आजाद होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाता है, एक दो सो रहे होंगे, एकदम से उठ गया होगा। 91 96 है, आपकी डेट ऑफ बर्थ बोल दी उसने खुद की, ठीक है। 1947 और 1991। जर्मनी आज भी यहां पर क्या है? डेवलप्ड है। आज भी हम जर्मनी से ज्यादा चीजें खरीदते हैं एज कंपेरिजन टू हम जर्मनी को बेचने से, ठीक है। जैसे अगर हम चाइना से एग्जांपल लगाते हैं तो चाइना से हम 80% चीजें खरीदते हैं और चाइना हमसे केवल 20% चीजें लेता है, ठीक है। तो इसी के कारण यहां पर हमारा क्या है? जो घाटा है, अगर हम दूसरे देशों को अगर चीज ज्यादा बेचने लग जाएं, ठीक है, तो हमारा जो घाटा है उस घाटे के अंदर क्या होगी? पूर्ति होने लग जाएगी, ठीक है। अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आपकी घरवाली को या आपकी माता को जो आभूषण है वो बेचने नहीं पड़ेंगे फिर, घाटा पूरा करने के लिए। समझे? बिल्कुल रियल लाइफ से इसको कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा है यहाँ पर कौन सा? राजकोषीय घाटा। ये डिसइन्वेस्टमेंट कई बार पूछ लिया जाता है, जब सरकार अपनी प्रतिभूतियों को बेचती है, ठीक है, या सरकार जब अपनी कंपनियों को बेच देती है कुछ हिस्सा, ठीक है, या कंप्लीटली बेच देती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्ट। क्या कहते हैं उसको? हमें डिसइन्वेस्ट कहते हैं। चलिए, एक और घाटा आता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक घाटा, ठीक है, प्राथमिक प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है? राजकोषीय घाटे के अंदर ब्याज घटा देने पर प्राथमिक घाटा निकल के आता है। जो हमारा राजकोषीय घाटा था उसके अंदर से हम क्या घटा दें? ब्याज, ठीक है। जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, ठीक है, जो पैसा हमने लिया है उस पैसे का क्या कर दें? इंटरेस्ट को हटा दें। उसके अंदर आया था ना लोन वाला, ठीक है, उसको हटा देते हैं, ठीक है। जितना भी हम ब्याज दे रहे हैं, जितना भी हमने पैसा लिया है, उसको हटाने के बाद में क्या बचेगा? प्राथमिक घाटा। क्या बचेगा? ये प्राथमिक घाटा। यानी कि ये वो घाटा है जो वर्तमान सरकार का घाटा हुआ, ठीक है। शुरुआत में यहां पर बीजेपी सरकार जब आई थी, उन्होंने दूसरी पार्टी को क्या किया था? ब्लेम किया था कि उन्होंने देश को बेच दिया, देश के ऊपर कर्जा चल रहा है। आज भी हम कर्जदार हैं,
ठीक है, लगभग कहा जाता है कि अगर निकाला जाए तो हर भारतीय के कुछ ना कुछ पैसे कर्जे के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अगर कंप्लीटली कर्जा। बट आज के समय 2021 और 22 का जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है वो 3.1% ऑफ जीडीपी है। और जीडीपी कितनी है हमारी? लगभग 3 ट्रिलियन मान लो, 3 ट्रिलियन। ठीक है, 3 ट्रिलियन। मिलियन में कितनी जीरो होती है? मिलियन में कितनी होती है? ठीक है, हजार के बाद में कितना होता है? 10,000। ठीक है, 1000 के बाद में 10,000, सीधा लाख पर आते हैं। 1000 के बाद में लाख में कितना हो जाएगा? 5 जीरो। लाख के बाद में 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ठीक है, तो ये लगभग आपकी कितनी 8-9 जीरो हो जाएंगी ट्रिलियन के अंदर। कितनी होती है? 12 होगी क्या? ठीक है, तो उसका 3% हमारा जो है वो प्राइमरी डेफिसिट है। ठीक है, इंटरेस्ट इसलिए हटाया जाता है क्योंकि पिछली सरकार ने जो पैसा लिया था, ठीक है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दे रही थी उस इंटरेस्ट को हटा दिया। अब जो पैसा लिया वो अगली सरकार को भी तो चुकाना पड़ेगा, वो भी तो यूज कर रही है ना उस पैसे को। ठीक है, तो इसलिए इसमें से क्या घटा देते हैं हम? ब्याज। तो अगर करंट सरकार का हमें डेफिसिट निकालना होता है तो वो कौन सा डेफिसिट निकालते हैं? हमें प्राइमरी डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट कौन सा होता है? जिसके अंदर हम क्या कर देते हैं? ब्याज को निकाल देते हैं। ठीक है, जो राजकोषीय घाटा होता है उस राजकोषीय घाटे में से क्या निकाल देते हैं? केवल ब्याज। जो ब्याज की दर होती है उसको निकाल दो और बाकी जो हमारे पास घाटा बच गया उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी घाटा। एक और आता है जिसको हम मॉनेटरी डेफिसिट कहते हैं। दूसरा एक और डेफिसिट आता है जिसको हम क्या कहते हैं? मॉनेटरी डेफिसिट। मॉनेटरी डेफिसिट क्या होता है? नए नोट को छापने पर आय खर्च करने के कारण लगने वाला जो घाटा होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? मौद्रिक। या सरकार जब अत्यधिक नोट छापे या नोट बदल दे तो उस समय जो हमारे पास घाटा होता है उसको हम क्या कहते हैं? मॉनेटरी घाटा। अब पीछे क्या किया था श्रीलंका ने? उनकी वैल्यू, करेंसी की जो वैल्यू थी वो गिर गई। अब श्रीलंका ने क्या किया? उन्होंने कहा कि नोट ही छाप दो। और ठीक है, नोट बहुत सारे छाप दिए उन्होंने। नोट छाप दिए तो वहां पर जो महंगाई है वो और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, जब भी करेंसी की वैल्यू गिरती है तो या तो करेंसी को बदलो। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन होता है। करेंसी अगर बदल दी जाती है, जैसे अभी भारत की करेंसी क्या है? रुपया। इस रुपये को अगर हम कन्वर्ट कर दें यूरो के अंदर तो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। ठीक है, जो घाटा है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि 1 रुपया कितने, जो आपका 1 यूरो है कितने के बराबर होता है? 90। ठीक है, 1 यूरो के अंदर 90 रुपए होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 900 रुपए है तब जाके आपको 10 यूरो मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लो आपके पास कितना हो? 9 लाख। ठीक है, तो 9 लाख है तो कितने आपके पास कितने रुपए मिलेंगे आपको? 90,000, है ना? सिर्फ 90,000 ही आपकी इनकम हो जाएगी फिर। ठीक है, 90,000 आपकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो श्रीलंका ने क्या किया? नए नोट छाप दिए। घाटा जो था उसको, घाटे को तो पूरा किया नहीं उन्होंने, तो श्रीलंका के अंदर और महंगाई होगी। जो वहां की लोकल करेंसी थी 500 रुपए देकर 1 लीटर पानी तक नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि हमने जो किया ये गलत कर दिया, क्योंकि उनके अर्थशास्त्री बड़े कमजोर थे। ठीक है, तो इसलिए श्रीलंका की स्थिति बड़ी ही खराब हो गई थी। ठीक है, तो वही घाटा कौन सा कहलाता है? मौद्रिक घाटा। इसलिए आपने देखा होगा सरकार ने क्या किया? अभी नोट बंद कर दिए, नए नोट छाप दिए, फिर 2000 का फिर बंद कर दिया, है ना? क्योंकि सरकार को पता था नहीं तो डेफिसिट घाटा हो जाएगा सरकार को। 2000 का तुरंत बंद कर दिया। आने वाले टाइम के अंदर अगर सरकार अपना करप्शन कम करना चाहती है वास्तव के अंदर तो 500 का नोट भी बंद कर देगी। ठीक है, 100 और 200 के नोट ही चलेंगे। ठीक है, इनसे क्या होता है? करप्शन कम होता है। अगला आता है आपका योजनागत व्यय। ठीक है, अगला कौन सा आता है आपका? योजनागत व्यय। वैसा व्यय जिसका अनुमान पहले से ही लगाया जा चुका हो उसको कौन सा? योजनागत। शादी होने वाली है, खर्चा आएगा भाई, घाटा ही घाटा, इनकम है नहीं है ना? कौन सा है? योजनागत, है ना? कौन सा? योजनागत है। अब हम क्या कर देख लेते हैं पहले से ही। हमारी इनकम तो है 50-60 हजार रुपए और खर्चा है ये ज्यादा हो रहा है, खर्चा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अगर खर्चा ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या होगा? हमारा योजनागत व्यय। क्या हो जाएगा? योजनागत व्यय, कि हमारा खर्चा ज्यादा है, इनकम है नहीं हमारे पास, तो पहले से ही अनुमान लगा लिया जाए
वेतन या विकासात्मक जो परियोजनाएं होती है इसके अंदर होता है। ठीक है, कई बार वेतन होता है ना, महीने की लास्ट दिन सैलरी आएगी, उससे पहले ही हमने लोगों से उधार ले लेके कर दिया काम खत्म। अब सैलरी आई थोड़ी, खर्चा ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, फिर वो घाटा हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो ये जो हमारा वेतन आता है इसके अंदर यही होता है, पहले से हम अनुमान लगा लेते हैं इतनी सैलरी आएगी, यहाँ खर्चा हो जाएगा, लास्ट में क्या बचा, 1 रुपया, है ना। गैर योजनागत व्यय कौन सा होता है, वैसा व्यय जिसका पूर्ण अनुमान सरकार को न हो, उसको हम क्या कहते हैं, गैर योजनात्मक। ठीक है, जैसे अब इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, गैर योजनात्मक व्यय, इसका बहुत खर्चा करती है सरकार। ठीक है, जैसे कोई भी सहायता राशि देनी है, कोई भी सहायता राशि देनी है, ठीक है, सहायता राशि दे तो दी, शुरू कर दिया, ऐलान कर दिया, रैली में बोल दिया गरीबों को हम 1-1 लाख रुपए दे देंगे। ठीक है, अब मान लो देना शुरू कर दिया, अगली सरकार बोल रही हम 2 लाख रुपए देंगे, है ना, तो ये क्या हो गया, गैर योजनात्मक व्यय, सहायता राशि या सब्सिडी। ठीक है, बोल दिया हम सब्सिडी देंगे, ठीक है, मान लो कोई व्हीकल है उसके ऊपर 10% सब्सिडी दे, ठीक है, बट लोगों ने ली नहीं, ठीक है, फिर उनको सब्सिडी और देनी पड़ेगी। ठीक है, और ये सब्सिडी क्या है कुछ नहीं पता होता, इसका चलती रहेगी आगे। ठीक है, इसके अंदर भी धांधलियां होती है, सब्सिडियों के अंदर भी लोग लेते नहीं है साधन, बट सब्सिडी ले जाते हैं फिर भी किसी दूसरे को दिलाकर। ठीक है, तो धीरे धीरे इनके ऊपर भी कुछ रूल्स हैं वो टाइट होते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सुरक्षा के ऊपर जो खर्च होता है वो भी कौन सा होता है, गैर योजना तक। ठीक है, सरकार को कोई अंदेशा नहीं है, अब मान लो कुछ ऐसी घटना घट जाती है जहां पर हमें अलग से सुरक्षा का प्रावधान करना पड़े, ठीक है, तो वहां पर भी क्या है, खर्चा बढ़ जाता है, तो वो भी कौन सा होता है, गैर योजनात्मक, यानी कि जिस खर्चे के बारे में पता ही नहीं, अचानक से आ टपकता है। ठीक है, अब जैसे नौकरी लग गई तुम्हारी, पार्टी तो दे दी, ठीक है, अब बुला चुका कोई और आ गया, आजा भाई पार्टी तो देनी पड़ेगी, नहीं छोड़ेगी नहीं तेरे को। ठीक है, तो वो बुला चुका जो आ गया वो कौन, किसके अंदर आएगा, गैर योजना। और जिसको हमने हाँ पहले से प्लान कर लिया, 10 ही बच्चे हैं, 10 ही यार मित्र हैं, उन्हीं को पार्टी देनी है, तो वो कौन सा हो गया, योजनात्मक। कौन सा हो गया, योजनात्मक। आ गया समझ में, बस यही है हमारा खर्चा। ठीक है, चलिए अब धन के स्वरूप, कितने प्रकार के धन होते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। एक लड़का पूछ रहा था कि सर ये मैथ का क्वेश्चन से कि रीजनिंग का है, वहां पर ये पूछा था कि M3 क्या होता है, बोला M3 तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, मैं M3 का मतलब ये मास्टर डिग्री है बेटा, तो दूर हो जाए यहाँ से। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर ये धन के स्वरूप होते हैं, अलग अलग प्रकार के धन होते हैं, एक M1 होता है, एक M2, एक M3 और एक M4। M1 के अंदर क्या होता है, लोगों का धन, जितना भी हमारे पास जो धन होता है वो किसके अंदर आता है, M1 प्लस बैंक की मांग जमा मतलब बैंक के अंदर 2 प्रकार के आपके अकाउंट होते हैं, एक को आप कहते हो करंट अकाउंट होता है ना, एक होता है सेविंग अकाउंट है। तुम्हारा जो अकाउंट है ये कौन सा है, किसी का करंट अकाउंट भी है क्या, अरे कुछ नहीं कहते हैं, बता दो। ठीक है, जो बिजनेस होते हैं जिनके ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता वो करंट अकाउंट होते हैं। ठीक है, जैसे दुकान वाले जो बिजनेस कर रहे हैं उनके पास भी कौन सा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट है। ठीक है, नॉर्मल इंसान अगर अपना बैंक के अंदर खाता ओपन करवाता है तो उसको हम सेविंग कहते हैं, तो उसके दोनों अकाउंट्स के अंदर जो जमा धन होता है वो भी किसके अंदर आएगा, M1। और अगला RBI का धन है ना, खजाना तो यही है, यहीं से आते हैं नोट, तो RBI का धन, तो इसके अंदर पैसा क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा, क्या होगा, ज्यादा। तो यहां पर लोगों का धन, बैंक की मांग जमा और RBI का धन किसके अंदर आएगा, M1। M2 के अंदर क्या क्या आएगा, M2 के अंदर M1 प्लस डाकघर की बचत जमा। ठीक है, डाकघर की जो सेविंग होती है, बचत जमा, आजकल इसके ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है सरकार के द्वारा। जैसे बीजेपी सरकार आई थी, पहले तो कोई पता ही नहीं था, है ना, पहले कुछ भी काम नहीं था, आजकल क्या कर दिए, डाकघर के अंदर आपका एज ए सेविंग अकाउंट भी ओपन होता है, आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार की स्कीमें आने लगी है, पहले कोई जानता ही नहीं था डाकिया, हाँ कोई डाक आ गई साल 6 महीने के अंदर 1-2 तो ठीक है। ठीक है, पहले तो क्या आते थे डाकघर में, या तो रोल नंबर या फिर DMC, या फिर कोई दूर रहते थे घर वाले राखी पहुंचाते थे, है क्या कह रहा है, कौन सा प्रमाण, डेथ सर्टिफिकेट है, वो भी डाकघर में आता है।
पहले डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं होती थी। आजकल बन रहा है डेथ सर्टिफिकेट तो, ठीक है, आजकल जरूरत पड़ रही है, ठीक है, आजकल डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है। तो डाकघर की बचत जमा, तो M2 के अंदर धन M1 से क्या होगा, ज्यादा। उसके बाद में हम बात करते हैं M3 के अंदर क्या आता है, M1 प्लस बैंक ऑफ फिक्स डिपॉजिट। आपने नाम सुना होगा, मैंने तो FD करवा रखी है, मैंने नहीं करवा रखी है, ठीक है, पैसे नहीं है इतना। FD, ठीक है, FD क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। आप बैंक के अंदर कुछ धन है ना वो जमा करवा दोगे एक बार के अंदर। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपने बैंक में जमा करवा दिया 7 साल के लिए, और बैंक कहेगा कि आपने 1 लाख रुपए दिया तो हम आपको 2 लाख रुपए दे देंगे 7 साल के बाद, ठीक है, कुछ इंटरेस्ट के अनुसार। FD के अंदर लगभग आपका 6 से 7% के अनुसार इंटरेस्ट मिल जाता है, 6 से 7% के आसपास, ठीक है। तो FD के अंदर जितना भी डिपॉजिट होगा बैंकों के अंदर वो किसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, आपका M3, ठीक है। अब इन दोनों में से हम बता पा रहे हैं किसके पास ज्यादा होगा, M3 के अंदर। किसके अंदर ज्यादा धन होगा, M3, क्योंकि डाकघर के अंदर बचत कम होती है, ठीक है। आपने देखा होगा बैंकिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, आपस में बैंकों को मर्ज भी कर रहे हैं, ठीक है, बट बैंकिंग के अंदर अलग सुविधाएं लेके आ रहे हैं, लोगों को जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री योजना वगैरह जो लेके आ रहे हैं ये, हाँ, जन धन योजना, ठीक है, इनके द्वारा अकाउंट खोल रहे हैं, तो वहां पर भी लोगों को अगर ये बैंकिंग के बारे में पता लगेगा तो वो फिक्स डिपॉजिट के अंदर पैसा जमा करवाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों के नाम से FD करवा देते हैं, ठीक है, बचपन में ही। मान लो जब उसका जन्म होता है तो शुरुआत में जन्म के पहले ही साल 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवा देते हैं, ठीक है। तो उसका जब शादी विवाह करना होता है उस समय उसका डिपॉजिट निकाल लेते हैं 25 साल बाद, ठीक है। तो वो जो पैसा होता है वो 2-3 गुना बन जाता है, ठीक है। तो यानी कि वो एज ए हमारी क्या होती है, वहां पर सेविंग बनी रहती है, ठीक है। तो यहां पर पैसा क्या होगा, डाकघर से ज्यादा, तो यहां पर पैसा क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। अभी तक सबसे पैसा ज्यादा किस में आ रहा है, M3 के अंदर। M4 के अंदर क्या होगा, M3, ये M3 वाला सारा प्लस है डाकघर की कुल जमा। कुल जमा का मतलब जान रहे हो ना, जितना भी फ्लो आ रहा है डाकघर के अंदर इनकम का, पैसे का, वो सारा। तो सबसे ज्यादा पैसा किसके अंदर होगा, M4 के अंदर। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता है, M4 के अंदर, ठीक है। यहां पर आपका लिखा भी होगा कि M4 के अंदर सबसे ज्यादा आपका पैसा होता है। M4 एक विस्तृत मुद्रा है, ठीक है, विस्तृत मतलब बहुत बड़ी, ठीक है। और M1 क्या है, एक संकुचित मुद्रा है, ठीक है। एक यहां पर वर्ड आ रहा है तरलता। तरलता क्या होती है, तरलता, तरलता क्या होती है कोई इकोनॉमिक्स, हाँ है जी, लिक्विडिटी। तो वो तो इंग्लिश में बेटा, मैं डेफिनेशंस की बात कर रहा हूं। व्हाट इज लिक्विडिटी, रहने दो, व्हाट इज लिक्विडिटी, गलत है। आप जो वस्तुएं ले रहे हो जिससे, ठीक है, चाहे वो पैसा हो चाहे कोई और भी चीज हो, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। जो चीज हम खरीद रहे हैं ना, क्या चीज देकर वो चीज खरीद रहे हैं। जैसे हमने मोबाइल फोन लिया, ठीक है, अब 2 बच्चे जा रहे हैं मोबाइल फोन लेने के लिए, एक के पास कैश है, तेरे पास अकाउंट है, तो जल्दी जल्दी किसको मिलेगा ये फोन, कैश वाले को मिलेगा ना, तो उसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तरलता किसके अंदर होती है, किसके अंदर होती है, पैसे में ही, ऐसे ही करते हैं पैसे के लिए, ठीक है। तो किसके अंदर होती है, कैश के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो तरलता होती है नगदी के अंदर है, नगद जो पैसा होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा। अगर कोई चीज मान लो हमारे पास नगद ना हो, आजकल तो क्या करते हैं हम, कैशलेस। अगर मान लो खाते के अंदर भी ना हो फिर क्या करेंगे, हैं, जमीन खरीदनी है, सोना गिरवी रखते नहीं रखते, कई बार ये ले सोना रख ले भाई, है ना, सोने। उसके बाद अब ना सोना ना कैश, जमीन तो है, कोई बात नहीं, घाटा पूरा कर लेंगे, है ना। पहले इसी का यूज करते थे लोग, ठीक है। शुरुआत में आज से 15-20-25 साल पहले क्या करते थे लोग, पैसा दे देते थे, ठीक है, यानी कि नगद दे देते थे। अब नगद देने के वापसी तो है नहीं, ठीक है। मान लो कोई घर के अंदर खर्चा हो रहा है तो लोग एक दूसरे दोस्त से क्या करते, पैसा उठा लेते थे। अब जब उन्होंने पैसा उठाया तो पैसा उठाने के बाद में रिटर्न देने के लिए बचा नहीं उनके पास 2-4 साल के अंदर। अब वो क्या करेंगे, या तो सोना दे देंगे,
या कहेंगे ये ले मेरी जमीन तेरे नाम कर ले भाई, पैसा नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो ये होता है आपका जमीन। तो तरलता सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है? पैसा में। सबसे किसमें? कैश के अंदर, ठीक है। सबसे ज्यादा नशा किसमें? कैश में ही है ना। सबसे ज्यादा किसमें है? कैश के अंदर। तो सबसे ज्यादा तरलता किसके अंदर आएगी? अब इसके अंदर देखो, कैश में जो है हमारे पास वो किसके अंदर आ रहा है? M1 के अंदर है ना, M1 के अंदर है डायरेक्टली, ठीक है। तो यहां पर भी आपका M3 है, इधर से घूम के आ रहा है ना, बट M1 के अंदर क्या है? डायरेक्ट है। लोगों का धन, लोगों का धन किसके अंदर होता है? कैश के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? कैश के अंदर होगा। जैसे जैसे हम M1 से M4 की ओर बढ़ रहे हैं, तो जो धन की मात्रा है उसके अंदर क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है ना। यहां पर जो पैसा था उसके अंदर थोड़ा और जोड़ दिया, उसमें थोड़ा सा और जोड़ दिया, थोड़ा सा और जोड़ दिया, तो क्या हो रही है? पैसे की बढ़ोतरी हो रही है। बट तरलता क्या हो रही है? घट रही है ना। तरलता तो क्या हो रही है? घटती जा रही है। अगला, आकस्मिक स्थिति के अंदर किसका प्रयोग करते हैं हम? M1। अचानक से मान लो बाढ़ आ गई या फिर सूखा पड़ गया, ठीक है, तो किसका धन काम आएगा? RBI से धन निकाल के लेके आते हैं। कहां से? RBI से। या फिर अंदर वाली कोठड़ी के अंदर जो मटका दबाया हुआ है निकाल लो, है ना। घर वाले कहते हैं ना, बेटा मरने के बाद तेरे को मैं कुछ बताऊंगी, दादी कहती है घर में, या दादा कहता है? आजकल नहीं होता, पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। या बैंक की मांग जमा, ठीक है, या फिर हम बैंक से निकाल के लेके आते हैं। आकस्मिक कोई भी स्थिति आ जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे पहले क्या देखते हैं? अकाउंट में। जेब तो खाली रहती है ना अकाउंट में। अब अकाउंट में भी नहीं है तो फिर कुछ और किधर देखते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे ही सरकार की बात हो रही है, हमने खुद से एग्जांपल लिया है, ठीक है। चलिए, बैंक को नियंत्रण करने के लिए बनाई गई जो नीति होती है उस नीति को हम क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। और ये मौद्रिक नीति सबसे ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? किसके ऊपर? बैंक डिपॉजिट यानी कि M1 के ऊपर। किसके ऊपर है? सॉरी, M3 के ऊपर। किसके ऊपर है? M3, क्योंकि इसके अंदर बैंक का क्या रहा है? FD, ठीक है। और FD का मतलब क्या है? डिपॉजिट है। मौद्रिक नीतियां क्या होती है? जैसे आपने सुना होगा CRR, करंट रेपो रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सुना है ये नाम? आगे हम पढ़ेंगे भी, जब बैंकिंग का इसके अंदर टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर सारी चीजें हम करेंगे। जैसे आप मान लो कोई लोन लेने के लिए जा रहे हो, तो वो कहेंगे आपके ऊपर 12.5% आपका इंटरेस्ट लगेगा पर्सनल लोन के ऊपर। आप होम लोन लेना चाहते हो तो थोड़ा सा कम होगा, आप कार लोन लेना चाहते हो तो थोड़ा सा और कम होगा, अगर आप सैलरी लोन लेना चाहते हो तो थोड़ा सा और कम होगा, है ना। सरकार बताती है। जैसे गोल्ड लोन, कितना इंटरेस्ट चल रहा है? 30% गोल्ड लोन पे, 11 नहीं 8% या कुछ है, ठीक है। 7 या 8% के आसपास है गोल्ड के ऊपर अगर लोन लेते हो आप लोग, ठीक है। अगर 11% लोन होता है तो लोन थोड़ी लोगे तुम, है? 11% अगर आपका इंटरेस्ट लगेगा तो लोन थोड़ी लोगे, ठीक है। 11% आपको पे करना होता है, ठीक है। सबसे बढ़िया आज के समय जो लोन होता है वो गोल्ड लोन। KCC आपने नाम सुना होगा, किसान क्रेडिट कार्ड, उसके ऊपर कितना परसेंट होता है? कितना परसेंट है? 4% नहीं है क्या? है टाइम, अरे वो छोड़, जब तेरे को क्रेडिट करना तब की बात कर रहे हैं। कितना परसेंट है? मेरे हिसाब से 4% है, 3 लाख तक। है 4% नहीं है क्या? 4% है अगर आप 2 लाख लेते हो, अगर आप सिक्योरिटी के तौर पर अपनी जमीन गिरवी रखते हो, 4% है, ठीक है। वो 2 लाख या 3 लाख लिमिट है। अगर उससे ऊपर जाते हो तो बढ़ता चलता है वो इंटरेस्ट ऑफ रेट, ठीक है। 11% तक चला जाता है, ठीक है। KCC के अंदर ढंग से पूछिए पापा से कितना लोन चल रहा है, ठीक है। हाँ, ये चलता है लोन, ठीक है। KCC की सबसे सस्ता है, उसके बाद में गोल्ड लोन, उसके बाद में फिर बाकी और बच गए। सभी में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। अगर आप नौकरी लग जाओगे तो आपको लोन ऑफ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार को पता है इसके खाते में पैसे आने ही आने, मर भी गया तब भी पैसे आएंगे, ठीक है। क्योंकि अलग अलग पॉलिसी होती है। एक्स ग्रेशिया, आपकी जगह किसी और को नौकरी मिल जाती है, ठीक है, पैसा वसूल लेते हैं वो लोग। उनको पता है यहाँ पर इनकम का सोर्स है, इसलिए इंटरेस्ट कम देते हैं। पर्सनल लोन के अंदर आपका पता है, उनको पता है देगा तो नहीं, 12% इंटरेस्ट इसलिए ज्यादा रहता है उसके ऊपर, ठीक है, पर्सनल लोन के अंदर,
ठीक है। तो ये जितनी भी लोन की वगैरह जो नीतियां होती है सरकार किस रेट के ऊपर देती है, एक दूसरे बैंक से भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर उठाते हैं पैसा, उन सभी रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके तहत आती है, ये मौद्रिक नीतियां, यानी कि जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी इनको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे यहाँ पर धन के स्वरूप। आपसे ये सीधा पूछ लेगा M1 के अंदर जो धन होता है ये कौन कौन सा होता है। ठीक है, लोगों का, बैंक की मांग जमा और किसका, RBI का। आपसे पूछेगा M2 के अंदर कौन सा धन होता है, M1 प्लस डाकघर की बचत। M3 के अंदर कौन सा होता है, बैंक का फिक्स डिपॉजिट और M1। M4 के अंदर क्या होता है, M3 और डाकघर का कुल जमा। ये किसके अंदर आएगा, M4। सबसे ज्यादा पैसा किसमें होता है, सबसे ज्यादा तरलता किसकी होती है, M1। सबसे कम तरलता किसकी होती है, M4। सबसे कम तरलता संकुचित मुद्रा कौन सी होती है, M1। कौन सी होती है, विस्तृत होगी ज्यादा, ठीक है, कम ज्यादा होगी। ठीक है, मौद्रिक नीतियां किसके ऊपर बनाई जाती है, किसके ऊपर, M3। M3 को देख के ही मौद्रिक नीतियां बनाई जाती है सरकार के द्वारा, यानी कि RBI ही डिसाइड करती है। हर तीसरे महीने आपकी मौद्रिक नीतियां आती है। ठीक है, हर तीसरे महीने, क्वार्टरली। ठीक है, चलो आगे आपका नया जो अगला टॉपिक आएगा जिसको हम कहते हैं टैक्स, और ये टैक्स पढ़ेंगे हम अगली क्लास के अंदर। आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, टैक्स इतना ही है। ठीक है, टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के टैक्स होते हैं। ठीक है, अगर मान लो आप ड्रीम 11 के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो और आपने जीत लिया, आपको कितना मिलेगा, 30% कटने के बाद मिलेगा। ठीक है, 1 करोड़ जीता तो कितने मिलेंगे, 70 लाख। ठीक है, कितने मिलेंगे, 70 लाख। चलो इसके बारे में अगली क्लास में।